बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 की बायो है हमारे पास और इसका चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 है। बेटे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें हैं जो आप लोगों ने गौर से सुन लेनी है ताकि आप लोगों को लेक्चर सुनने में और समझने में मदद मिले, आसानी हो और जो आप लोग आपकी बुक्स है उसके मुताबिक इसको रेडी कर सकें और अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो बेटे चलिए स्टार्ट करता हूँ। बेटे याद रखिएगा, जब आपने कोशिश करनी है कि जब आपने लेक्चर सुनना है तो इसके दौरान आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो बुक है बायो की वो आपने साथ रख लेनी है। उसकी वजह ये है कि चूँकि मेरे लेक्चर जो होते हैं वो आमतौर पे बाकियों के थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बुक के मुताबिक जो रीडिंग है या जिसमें वो जो कंटेंट है उसमें जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहा है उसके मुताबिक करवाया जाए काम, वो सब चीज़ें समझाई जाए ताकि बच्चों ने, क्योंकि उधर से याद करना होता है तो अगर वो समझ आ गया हो तो उधर से ही एमसीक्यूज बनते हैं, उधर से शॉर्ट बनते हैं, उधर से ही लॉन्ग बनते हैं, तो इजीली पेपर अटैम्प्ट हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, एक तो ये बुक पास रखनी है और दूसरा आपने एक पेन पेंसिल आपने साथ रखनी है ताकि जो जो चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं वो भी आप भी मार्क कर लें। जो चीज़ में आपको एमसीक्यूज है ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, ये ब्रैकेट बंद कर दें, यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगी यहाँ पे ख़त्म होगी। ये जो जो चीज़ें मैंने आपको हेडिंग करवानी है, नोट करवानी है, वो अपने साथ साथ नोट करनी है ताकि आप लोगों के पास जो बुक है आपकी बुक पर वो सारे नोट्स रेडी होते जाएं और जब आप याद करने बैठें तो आप आसानी से उसको हेडिंग्स को या जो एमसीक्यूज हैं या जो शॉर्ट होंगे या जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे तरीके से याद कर सकें और समझ सकें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लेक्चर की भी समझ आएगी और आपको खुद पता चलेगा कि हम लेक्चर सुनने के बाद या लेक्चर लेने के बाद कितना अच्छा जो है वो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। चलें बहरहाल बेटे स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आज हमारे पास 9th क्लास की बायो है, चैप्टर 1 है और लेक्चर नंबर भी 1 है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है साइंस की डेफिनेशन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की हुई है, आप भी ब्रैकेट को स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे और यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म भी किया हुआ है। बहरहाल क्या कहते हैं, साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। कहते हैं साइंस क्या है कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, मुशाहदात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन और फिर तजर्बात किए जाते हैं एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। और जो कुदरत के उसूल हैं उनको समझने के लिए लॉजिकल जो नताइज हैं, जो कंक्लूजन्स हैं वो निकाले जाते हैं। यानी कि ये समझ लें जब ऑब्जर्वेशन होती है, फिर जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर जो उसके नताइज हासिल होते हैं उनसे हम फिर नेचर को समझने में मदद करते हैं। ऐसे नॉलेज को आप क्या कहते हैं, साइंस। तो साइंस क्या है आपको समझ आ गया। तो ये डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछ रहे डिफाइन साइंस या व्हाट इज़ साइंस तब आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे नई ब्रैकेट शुरू हो जाती है, लिखा हुआ है इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पुराने वक्तों में द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज एज इट एग्जिस्ट टुडे। कहते हैं पुराने वक्तों में जो साइंटिफिक स्टडी थी, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की, उसको ज़्यादा क्लासीफाई नहीं किया गया था जैसा आज है। यानी कि आज देखें ना आपको साइंस की मतलब ब्रांचेज नज़र आती हैं, जैसा मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, इस तरह की जो ब्रांचेज हैं ये साइंस की ब्रांचेज हैं सारी। मैथ भी साइंस की ब्रांच है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले साइंस ही कहा जाता था। तो बहरहाल ये कुछ छोटी सी बात लिखी हुई है। इसके अगर आप हेडिंग देखें तो लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने रेड पेंसिल से मेंशन किया हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो आप भी अपनी बुक पर जब इसको आप नोट करेंगे तो इसको लाजमी नोट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस हेडिंग हो जाएगी। तो इसका आंसर मैंने आपको स्टार्ट करवाया है, इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड, आगे मैंने बता दिया था, आगे फिर ब्रैकेट बंद हो गई थी, नई ब्रैकेट शुरू हो जाती है, वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड दैट इज साइंस। यानी कि अगर आप चाहें तो दोनों ब्रैकेट को मिला के एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड दैट इज साइंस। ये समझने को ये कहना चाह रहा है कि पुराने वक्तों में साइंस को सिर्फ साइंस ही, मतलब जो साइंटिफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी साइंस की वो साइंस ही कहलाती थी, ना वो बायो थी, ना केमिस्ट्री थी, ना मैथ था, ना कुछ इस तरह की, यानी कि वो साइंस के ही कह लें कि पोर्शन में आती थी। लेकिन अब चूंकि उसकी डिवीजन हो गई है, अब वो बताने लगे, ये पुरानी बातों की बात, पुराने वक्तों की बात कर रहा है। अब वो कहता है नई ब्रैकेट शुरू हो जाती है यहाँ से
तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपने सिर्फ निशान लगा लेने, तो इसी को याद कर लेना, इंशाल्लाह आपका काफ़ी हद तक ये काम आसान कर देगा। तो कहता है साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू, अब देखें पहले वक्तों में तो क्लासिफिकेशन थी नहीं, अब कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एटसेट्रा। अब देखें वो कहते हैं लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त जब गुजरा तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन जब ज़्यादा हो गई, लिखा भी हुआ है कि ऊपर से ऊपर वाली लाइन में कि जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई, उसके जो डाटा है वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो फिर क्या हुआ, उसको फिर साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो बना दी गई ताकि उसको स्टडी करना और डिस्क्राइब करना आसान हो सके। बहरहाल ये बात है। उसके बाद हमारे पास ये 2 पैराग्राफ छोटे छोटे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप आएंगे ज़रा राइट बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है जो मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ। ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये मैं पढ़ने लगा हूँ, उसको देख लीजिएगा। लिखा हुआ है साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो इंसान है, ये समझ लें कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो इंसानों की विरासत है। ठीक है, ये किसने कहा है जी? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। यानी कि ये समझ लें कि जो साइंटिफिक नॉलेज है ये नस्ल दर नस्ल इंसान के अंदर आता जाता है और इंसान समझता जाता है। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट है, ये आपसे असल में ये एमसीक्यूज है, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है एमसीक्यूज लिखा हुआ है। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट लिखा होगा, उसने लिखा होगा साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। आगे उसने लिखा होगा, ऑप्शन दिए होंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर या 2-3 के और नाम लिखिएगा, तो आपने किसको टिक करना है? डॉक्टर अब्दुल सलाम को, यानी कि ये किसने कहा हुआ है? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। बहरहाल ये एक एमसीक्यू हो जाएगा बेटे। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, और वो है हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, कहता है बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ये देखिए एमसीक्यू भी बन जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, डिफाइन बायोलॉजी, तो तब आप ये लिख सकते हैं बायोलॉजी क्या है? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू तो हो रही है यहाँ से, उसके बाद मैंने आपको गौर करें तो नजर आ रहा है, मैं बायो को मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये हेडिंग है, यानी कि समझने कि ब्रैकेट यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी हेडिंग क्या होगी? एक बायो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन बायो, तब आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे एक और हेडिंग मेंशन है, ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी कि जो बायो है उस बायोलॉजी जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकला है, कहाँ से हासिल हुआ है, कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो तब भी आप इसको ये लिख सकते हैं। तो बहरहाल इसकी 2 हेडिंग्स हैं, एक हेडिंग है बायोलॉजी और दूसरी हेडिंग है ओरिजिन ऑफ वर्ड बायोलॉजी। तो अभी आप इसको सुनेंगे गौर से, इंशाल्लाह आपको ये शार्ट अच्छी तरीके से दिन में बैठ जाएगा। कहता है बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायो क्या है? बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को आप क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। ये देखिए यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो बायो है उसको अब 2 तरह के मतलब 2 ग्रीक वर्ड से, जो वर्ड बायोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड से हासिल किया गया है। पहला वर्ड क्या है? बायोस, जिसका मीनिंग क्या है? लाइफ। बायोस मीनिंग लाइफ, एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। और जो लोगोस है उसका क्या मतलब है? या थॉट या फिर रीजनिंग, यानी कि सोचना या वजह तलाश करना, ये इसके उर्दू में मानी होते हैं। बहरहाल ये बेटे हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा डिफाइन बायोलॉजी या व्हाट इज ओरिजिन ऑफ वर्ड बायोलॉजी, तब आप लिख लेंगे, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बेटे। उसके बाद हमारे पास नई हेडिंग शुरू हो जाती है, वो है हमारे पास नई ब्रैकेट शुरू होती है, यहाँ से 2 से लेके यहाँ तक जाएगी, बल्कि इसके 2 हिस्से हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ एक 2 हिस्से हो जाते हैं, आप इसको 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। तो इसकी हेडिंग है इंपॉर्टेंस, यानी कि ये इंपॉर्टेंस मैंने लिखा हुआ है, लेड पेन से आपको नजर आ रहा है, अभी अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस की हेडिंग देंगे, आगे इसको पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं। किसकी इंपॉर्टेंस है? बायो की। कहता है टू अंडरस्टैंड एंड द अप्रिशिएट नेचर, यानी कि नेचर को समझने के लिए और उसको अप्रिशिएट करने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि जो नेचर है, यानी कि देखना कुदरत में हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, हर तरह के जानवर हैं, फिर मुख्तलिफ तरह के क्या नाम है और किस्म के जो परिंदे हैं, या इस तरह की जो भी जंगली हयात है, या फिर नबातात हैं, चरिंद परिंद हैं, ठीक है, हैवानात हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, नेचर को समझने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है क्या? टू स्टडी द स्ट्रक्चर, कि हम स्टडी करें किसको? स्ट्रक्चर को,
फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इससे मिलते जुलते जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, उनको भी साथ साथ डिस्कस करें ताकि हम इसकी अहमियत को, यानी कि नेचर है जो कुदरत है उसकी अहमियत को वाजे कर सकें या समझ सकें। ये पहला पॉइंट है, ये इस वजह से ये पहली अहमियत है। बायो की क्या अहमियत है कि हम नेचर को समझ सकते हैं। दूसरा, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कहता है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं यानी कि बायो स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड रेमेडीज टू मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। और कहते हैं इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल होते हैं उनका इलाज भी या उनका हल भी मिलता है। मतलब हेल्थ इशू हैं तो ज़ाहिर अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो बायो जो पढ़े होते हैं यानी कि समझ लें कि जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो फिर काम करते हैं। इस तरह फूड है या इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें बायो के ही कह लें कि रिलेटेड हैं। तो कहता है इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर बाद में इनका इलाज वगैरह भी हम बायो की मदद से ही दरियाफ्त करते हैं और ढूंढते हैं। बहरहाल बेटे ये हमारा छोटा सा पहला लेक्चर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।